नमस्कार। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अक्षर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म पर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मैं भी ये जानता हूँ कि आपका एग्ज़ाम है जो पास आने लग रहा है, जो आपका है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की, वो बहुत बेटर रहा है। एग्ज़ाम पास आ रहा है तो हमें तैयारी भी उसी ज़ोरों-शोरों से करनी पड़ेगी और इसी साथ हमें तैयारी की ज़रूरत है। तो इसी संदर्भ में मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो आपका डिस्कशन का टॉपिक है, जो आजकल आजकल बहुत ही चलन में है ये टॉपिक या बोल सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इससे क्वेश्चन बनने के संभावना रहती है और हमें इंटरव्यू में खासकर इसकी बहुत ही ज़्यादा परख या बहुत से क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलेंगे। इंटरव्यू जो सेशन होगा आपका, मैं एक आपको एक ऐसा टॉपिक आपको संदर्भ में आप सभी के सामने लाना चाहता हूँ कि एक ऐसा टॉपिक है भाई फार्मर की कंडीशन क्या है इंडिया के अंदर। तो ये थोड़ी-सी मैं ज बात बताना चाहूँगा आप सभी के सामने खुल के बताना चाहूँगा, क्या कंडीशन है फार्मर की, किस तरीके से अपनी खेती है, किस तरीके से एग्रीकल्चर की खेती की जाती है, किस तरीके से क्या कुछ है। ये सभी बातें हम आज डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सभी के अंदर वही जोश है, वही होश है, उसी के साथ आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को, बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ठीक है? और आपको भी खुद भी सोचना है इसके टॉपिक में बारे में इस टॉपिक के बारे में कि आप क्या-क्या और कुछ ऐड कर सकते हो। जितनी बातें हैं मैं बिल्कुल समझाऊँगा, सिर्फ़ पॉइंट लिखूँगा, इसके बारे में आपको सिर्फ़ समझाऊँगा। आपको ये मैं आपको कहूँगा कि आपको ये मेरे को लिख के बताना है कि 600 मार्क्स के अंदर 600 और 600 वर्ड्स में ये मेरे को लिख के भेजना है वापिस। ठीक है भाई? मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगा इसके बारे में। ठीक है? थोड़े-थोड़े पॉइंट बताऊँगा आपको इसके बारे में। ठीक है? और आप इसको एक 600 का एक एस्से बना के मेरे को आप भेज सकते हो। इससे आपकी एक क्षमता खुलेगी यानी सोचने समझने की ताकत खुलेगी किसके प्रति, फार्मर्स के प्रति और दूसरी बहुत सी बातें आपको नई-नई बातें आपको पता चलेगी और ये सब बातें मैं आप सभी के सामने डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है भाई? चलिए भाई। टॉपिक का नाम क्या है भाई? फार्मर कंडीशन इन इंडिया। यानी फार्मर्स की यानी किसानों की कंडीशन क्या है इंडिया के अंदर? ठीक है भाई। किसानों की कंडीशन क्या है भाई? कुछ भी नहीं है किसानों की कंडीशन। एक बात बताता हूँ मैं आप सभी को। बिल्कुल एक सिंपल सी बात बताता हूँ। एक इतनी सबसे जो मेहनत करता है, मेहनत सारा क्या करता है? किसान करता है भई, ठीक है? सारी मेहनत करता है किसान, खेतों में जितनी भी मेहनत होती है, मैन्युअल पावर जितना किसान करता है। अब ये क्या सोच के करता है कि मेरे को क्या पड़े मिलेगी प्रोडक्शन अच्छी मिलेगी। अब प्रोडक्शन इसकी अच्छी मिलेगी, चलो बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्शन अच्छी बात है, अभी बेचने जाए। अगर इसकी प्रोडक्शन और सभी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उसका रेट गिर जाएगा, इसको वहाँ समस्या आएगी भई। क्यों? और बीच में जो अड़ती है, जो बीच में जो आपके जो मिडल्समैन है वो इनको ट्रैप कर लेते हैं, मिडलमैन इनको ट्रैप कर लेते हैं और इनको कम पैसों में खरीद लेते हैं फसल इनकी और फिर ज़्यादा पैसों में एक समस्या आ जाती है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम आज इस बारे में थोड़ा-सा मैं एक पुराने वे में स्टार्ट करूँगा और सभी चीज़ों को मैं पुराने वे में पढ़ाना चाहूँगा। देखिए, जो इंडिया की जो एग्रीकल्चर है तो इंडिया के जो 2/3 लोग हैं ना, यानी 2/3 लोग जिसको बोल सकते हैं लगभग 67 टू 70% वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं? एग्री से जुड़े हुए हैं। ये किससे जुड़े हुए हैं भाई? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं? एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। रॉ प्रोडक्ट के लिए बोल लो या कंजप्शन के लिए बोल लो या उनके अपने अपनी लिवलीहुड कंडीशन के लिए बोल लो, वो किससे जुड़े हुए हैं भाई? एग्री से जुड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब इतनी बात और जो मेजरली लोग रहते हैं ना, जो मेजरली लोग रहते हैं कहाँ पर? लगभग 68% लोग कहाँ रहते हैं? रूरल एरियाज़ में रहते हैं। कहाँ रहते हैं भाई? रूरल एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है भाई? और लगभग आपके 32% कहाँ रहते हैं आपके? कहाँ रहते हैं भई आपके? अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। चलो बहुत बढ़िया बात है, ये भी हमें पता लगी। क्योंकि जब लोग ही ज़्यादा रूरल एरियाज़ में रहते हैं क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। क्या है भई हमारा देश क्या है भई? कृषि प्रधान देश है। और यहाँ पर जो मेजरली सेक्टर है भई, स्टार्टिंग में लगभग 1952 की बात करें ना तो जीडीपी में लगभग 52% कंट्रीब्यूशन देता था हमारा एग्रीकल्चर। मगर आज क्या आ चुके हैं, बिल्कुल लोग क्या कर रहे हैं भई जीडीपी में कम कंट्रीब्यूशन ले रहा है। जो आपके दूसरे सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर है उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है जीडीपी के अंदर। पहले क्या था 52% कंट्रीब्यूशन सेक्टर था, न्यू इतना ज़्यादा था और अब कितना रह गया जीडीपी में सिर्फ 18.8% रह गया या 19% रह गया 20% नहीं अपना contribute करता है। ठीक है? अब एक बात और जान लीजिए, भाई जो फार्मर्स हैं हमारे, फार्मर्स हैं एक हम इसको क्या बोलते हैं अन्नदाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्नदाता बोलते हैं या इनको बोलते हैं भई ये जो यही हमें फूड सिक्योरिटी देते हैं। क्या देते हैं भई हमें?
फार्मर्स ही है जो हमें क्या देते हैं, फूड सिक्योरिटी देते हैं। एक बात बताइए भाई, एक बात बताइए, जब मैं आपको बता रहा था क्या, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उस टाइम, ये ग्रीन रेवोल्यूशन से से पहले क्या भाई पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ रही थी। जनसंख्या बढ़ रही थी ना उस टाइम, जनसंख्या बढ़ रही थी उस टाइम, नई-नई वैराइटीज़ को अडॉप्ट किया, फार्मर ने मेहनत करी और तब जाके हमारे दो देश के लोगों को भूखा मरने से बचाया था। किस टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था, उस टाइम फार्मर्स ने तो हेल्प की थी। सॉरी। और इतना कुछ करने पे बाद भी फार्मर्स को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मिलता फार्मर्स को, ये सच्चाई है, एक रियलिटी है, एक बिल्कुल तथ्य है, बिल्कुल सच्चाई मैं आप सभी के सामने उजागर करना चाह रहा हूँ। ठीक है? दूसरी बात क्या भाई, जो हमारे जो फार्मर्स है भाई, जो हमारे फार्मर्स हैं, एक देखिए अलग-अलग प्रोड्यूसर होते हैं। देखिए अलग-अलग प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे महिंद्रा एक कंपनी है भाई, महिंद्रा मान लो हीरो होंडा कंपनी है, एक कंपनी है। अब इन्हें कोई प्रोडक्शन करनी है, इनको पता है भाई, इन्होंने एक बाइक बनाई, इन्होंने कोई कार बनाई। इनको पता है भाई हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना लगा, भाई हमारा इनपुट कॉस्ट इतना लगा, 50,000 कॉस्ट लगी है बाइक बनने की, 60,000 में ये सब कुछ तैयार हो जाएगी, हम 80,000 में, 90,000 में इसको मार्केट में बेच सकते हैं। इनको पहले ही पता होता है भाई कि हमारा जो माल है कितने भाव में बिकेगा। मगर इंडिया के अंदर सिर्फ एक ऐसा ही एक है, ये एक इकलौता या फार्मर एक इकलौता एक ऐसा प्रोड्यूसर है जिसको यही नहीं पता होता कि मेरा जो प्रोड्यूस है वो किस भाव से बिकेगा। एक देख लो कितनी वैसी बात है, यानी अगर देखो ये सब क्यों? क्योंकि इनकी जो फार्मिंग है ये मेनली किस पर डिपेंड रहती है भाई? रेन फेड एग्रीकल्चर है या इलिटरेसी बोलो, इलिटरेट है हमारे फार्मर्स, या हमारे पास मैकेनिकल पावर अच्छी नहीं है। तो एक बात बताइए भाई, देखिए जो इतना जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो एक ऐसा प्रोड्यूसर है, अगर जो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो इसको दिक्कत, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई तो भाव गिर जाएँगे, ठीक है? प्रोडक्शन कम हो गई तो चलो मिल जाएँगे भाव, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो प्रोडक्शन कम हुई तो बाकी फार्मर का भी तो नुकसान है ना। बारिश ज़्यादा आ गई तो प्रोडक्शन अच्छी तो भाव अच्छे। तो इसी तरीके से ये एग्रीकल्चर इसी को एक ऐसा प्रोड्यूसर है जिस इस बेचारे को यही नहीं पता होता कि हमारा जो प्रोड्यूसर जो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो किस भाव से बिकेगा। एमएसपी फिक्स नहीं होता है। एमएसपी जो मिलता है उससे कम दिया जाता है। एमएसपी क्या होता है भाई? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है भाई। इस प्राइस पर से नीचे-नीचे तो फार्मर को नहीं। मुझे तो कहीं देखा नहीं, मैंने तो कहीं देखा नहीं भाई एमएसपी पे कोई खरीद रहा है। एमएसपी से नीचे ही खरीदते हैं सारे के सारे। समझ में आए? यानी एमएसपी पे नहीं मिलता। अभी देख ले हरियाणा के अंदर सनफ्लावर के ऊपर और मक्का के ऊपर, मक्का का जो एमएसपी डिसाइड होता है 1860, बिक रही है कितने पे? 860 पे। बताओ ₹1000 का डिफरेंस, कितना कहाँ जाएगा भाई फार्मर? इतनी मेहनत करके कहाँ जाएगा फार्मर? बताइए, क्या रह गया फार्मर के पास? अब लास्ट में फार्मर क्या सोचता है भाई? एक एक लास्ट स्टेप ही तो सोचता है भाई। क्या सोचता है भाई? सुसाइड कर लूँ। सुसाइड इसका हल नहीं है। ये सोचता है फार्मर कि भाई सुसाइड कर लेता हूँ मैं, तो मेरा जो मेरा ऋण है, जो मेरा रेंट है, या जो मेरा डेब्ट है वो हो जाएगा नहीं। अब उसके आगे आने वाली पीढ़ी को देगी। समझ में आया? तो फार्मर इतना इतना मतलब कि मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब इतना सारा कुछ करने के बाद भी फार्मर हमारा कितना डिमोरलाइज़ है, हमारा फार्मर्स को तरक्की नहीं मिल पा रही है। ये जैसे 2 वक़्त का खाना नहीं खा पा रहे हैं। ठीक है ना? एक बात बता दूँ मैं आपको, क्या आप मान लेते हो, मैं एक बात बताऊँ ना सिंपल सी, देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, आप पैसा कमाते हो, आप पैसा कमाते हो। अब क्या आप पैसा कमाने के बाद क्या बाहर आप घर के बाहर पैसा बिछा के अंदर सो जाओगे क्या? आप पैसा कमाते हो, आप पूरे दिन पैसा कमा के लाए, और मैं कह रहा हूँ भई आप क्या कीजिए, आप घर के बाहर इस पैसों को रख के और अंदर आराम से सो जाइए। आप 1 साल की मेहनत करके जितना पैसा कमा के लाए, आप अपने बाहर बिछा दीजिए अपने बरामदे में, और जहाँ मतलब बाहर आउटर साइड अपने घर के बाहर बिछा दीजिए और सो जाइए अंदर जाके, सो जाओगे कैसे? और ये जो हमारा किसान है ना, हमारा जो किसान देवता जिसको बोलते हैं, ये रोज़ ही ऐसा करते हैं। इसकी फसल क्या है? भई इसका पैसा क्या है? इसकी फसल ही तो इसका पैसा है। डेली कहाँ पर? बाहर, बाहर ही तो रहती है इसकी फसल। वहीं पे तो उगती है इसकी फसल, वहीं तो प्रोड्यूस होता है, वहीं तो प्रोडक्शन होता है इसका। ये मान लो जो वहाँ पे जो प्लांट्स लगे हैं ना, उसका पैसा लगा है। और वो डेली उस पैसों को वहाँ पर रख कर अब आराम से मतलब घर में सोता है। इसलिए क्यों? क्योंकि वो आपको फूड सिक्योरिटी दे सके। क्या दे सके? फूड सिक्योरिटी, यानी आपको भोजन दे सके। इस कंट्री को कोई भूखा नहीं मरने दे। यानी किसी को भूखा ना मरे, इस वजह से किसान करता है। अरे एक बात तो महात्मा गांधी जी कह गए हैं, अगर आप किसी भी देश का भला चाहते हो, अगर आप किसी देश की तरक्की करना चाहते हो ना, तो उस देश के गाँव की तरक्की कर दो, उस देश के गाँव के लोगों की तरक्की कर दो, वो देश अपने आप क्या हो जाएगा? तरक्की हो जाएगा, वो अपने आप ऑटोमैटिक तरक्की करने लग जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? ये बात, देखिए इतनी बात है, ठीक है? अब जब
अब देखिए, जब किसान क्या करता है, जब कोई ये माना भी जाता है भाई, जब किसान खेती करता है, ये जब मार्केट में जाता है, मार्केट में इसको माल तो मिलता है किस भाव पे? इसके भाव पे, रिटेलर के भाव पे, यानी कि जो कंजप्शन, जो कंज्यूमर होता है उसके भाव पे मिलता है इसको भाव। जैसे इनपुट ले फर्टिलाइजर खरीदने जाएगा या सीड खरीदने जाएगा तो इसको महंगा रेट पे मिलेगा। और जब ये अपना माल बेचने जाता है तो इसको चाहिए भाई क्या, तब इनको क्या मिलता है? इनको कम रेट मिलता है। तो वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? थोक विक्रेता। थोक विक्रेता के भाव पे बेच देता है अपना। और जब लेने जाता है तो रिटेलर के भाव पे लेते हैं। तो क्या रह गया फार्मर का? क्या रह गया? अब देखिए, इतनी सारी बातें हैं भाई फार्मर की, तो मैं करता करता वो हो जाऊंगा, मगर मैं आपको मेन टॉपिक पे आता हूँ। देखिए, मैंने क्या बताया भाई, 60-70%। और देखिए कितना लोग इसमें रहते हैं, और किसान ने हमें ग्रीन रेवोल्यूशन में भी इतनी हेल्प करी, और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इतना कुछ करता है किसान, फिर भी ये इतना पीर प्रेशर क्यों झेलता है? क्यों झेलता है भाई? क्योंकि कुछ इसकी समस्या रह गई है। क्या कुछ समस्या है? उन समस्याओं को हम डिस्कस करते हैं, और उनको कैसे निवारण कर सकता है, उन समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सब बातें हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले देखिए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जो सबसे पहले क्या, रेनफेड, रेनफेड एग्रीकल्चर, रेनफेड एग्रीकल्चर, समझिए। जो इंडिया की जो एग्रीकल्चर है ना भाई, जो इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो रेनफेड एग्रीकल्चर है मेनली। यानी अधिकतर जो बारिश, अधिकतर जो प्रोडक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगा? बारिश पर डिपेंड करेगा। अगर बारिश ज्यादा होगी, अगर बारिश अच्छे से हुई तो प्रोडक्शन हो जाएगा, अगर बारिश नहीं हुई तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इस चीज पर डिपेंड करता है क्या? ये लगभग 55% या लगभग 55% जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है ना इंडिया के अंदर, लगभग 55% जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है वो किस पर डिपेंड है? अपना रेनफेड पर, यानी बारिश पर डिपेंड है। यानी 1 साल 2 साल बारिश नहीं आई ना तो इस इंडिया के अंदर क्या पड़ जाएगा? अकाल पड़ जाएगा, फेमाइन आ जाएगी। बिल्कुल समझ में आई बात? अकाल पड़ जाएगा। तो इंडिया की जो मेनली एग्रीकल्चर है रेनफेड पे, तो इसलिए इस संदर्भ में क्या कर रही है गवर्नमेंट? नहीं 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 नहीं, क्योंकि रेनफेड एग्रीकल्चर क्या होती है? जो रेन पर डिपेंड होती है, मगर और इरिगेटेड एग्रीकल्चर वो होती है, यानी जो जहाँ पर इरिगेशन की सुविधा है। हर जगह इरिगेशन की सुविधा नहीं है। हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, कुछ पंजाब हो गया, इस साइड हमारे पास इरिगेशन, इरिगेटेड एरिया है, बहुत अच्छा है, चलो अच्छी यहाँ पे प्रोडक्शन भी होती है। मगर पूरे इंडिया के अंदर तो नहीं है। राजस्थान वाली साइड चले जाओ, महाराष्ट्र साइड चले जाओ, वहां पर क्या है भाई? पानी की कमी है। क्या वहां पर पानी की कमी है? तो वहां पे थोड़ी ना इतनी प्रोडक्शन होती है, वहां पर थोड़ी ना इतना हमारे उपज मिलती है। समझ में आई बात? तो इस संदर्भ में गवर्नमेंट क्या करे, तरह तरह की स्कीम्स भी चला रही है, वो भी मैं साथ के साथ बताता हूँ किस किस तरीके से इसको ठीक किया जा रहा है। तो इस तरीके से 2015 के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई। इसके अंतर्गत जो जो आपका रेनफेड एरिया है, इसको किस में तब्दील करना है? हमें इरिगेटेड एरिया के अंदर तब्दील करना है। और इसका नारा भी है, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, या पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर एक क्रॉप से माइक्रो इरिगेशन सिंचाई की सुविधा पहुंचाओ भाई। ठीक है, जहाँ कम है, ठीक है, ये सुविधा पहुंचाओ। ठीक है, वाटर शेड डेवलपमेंट खोलो, यानी कि वहां पर जो पानी है, जो बारिश आती है, उस बारिश को इकट्ठा करो, और जब उस इकट्ठे हुए पानी को यूज करो, यूटिलाइज करो, इससे पानी की एफिशिएंसी आएगी। समझ में आया? इस तरीके से रेनफेड एग्रीकल्चर को अपा इरिगेटेड एग्रीकल्चर के अंदर तब्दील कर सकते हैं, बना सकते हैं, और फार्मर इसकी हेल्प ले सकता है। ठीक है, और ऐसे बहुत सी स्कीम्स है भाई, अलग अलग। अभी कहा भी तो था भाई, 2022 तक क्या करनी है? फार्मर की आय दुगना करनी है, मगर अब ये बात 2022 से कहाँ पहुंच गया? अब 2024 तक बोल रहे हैं। 2024 तक क्या करेंगे? फार्मर की इनकम दुगना करेंगे। क्यों? तरह तरह की स्कीम्स चला रही है गवर्नमेंट, उस आधार पर करेंगी। ठीक है भाई। अगला क्या भाई? स्मॉल लैंड होल्डिंग। स्मॉल लैंड होल्डिंग का मतलब क्या भाई? जो, और इसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइड लैंड। डाइवर्सिफाइड यानी डाइवर्सिफाइड लैंड, यानी जमीन का बंटवारा होने लग रहा है भाई। क्या होने लग रहा है? जमीन का बंटवारा होने लग रहा है। देखिए पहले क्या होता था भाई, जिसके पास 100 किले उसके 4 बच्चे हुए तो वो 100 किले 4 में बट गए, यानी 25-25 किले बट गए। फिर उसके अगर 2-2 बच्चे हुए तो क्या हुए भाई? इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रही है? जमीन का बंटवारा होता जा रहा है। अब जितना जमीन का बंटवारा होता रहेगा तो खेती उतनी कम होती जा रही है। अब मान लेते हैं पूरे इंडिया के अंदर लगभग 64% मार्जिनल फार्मर है भाई। मार्जिनल, मार्जिनल वो फार्मर होते हैं, मार्जिनल वो फार्मर्स होते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से नीचे जमीन है। यानी 64% तो मार्जिनल फार्मर है, स्मॉल फार्मर है बहुत ज्यादा। 11-12% स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर भूमि होती है, उसको बोलते हैं स्मॉल फार्मर्स। इस तरीके से सेमी मीडियम फार्मर, सेमी मीडियम वो है जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि होती है। एक होते हैं मीडियम फार्मर, मीडियम फार्मर वो होते हैं जिसके पास 4 से 10 हेक्टेयर की भूमि होती है। एक होते हैं लार्ज फार्मर। लार्ज फार्मर क्या होते हैं? जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि होती है, उसको क्या बोलते हैं? लार्ज फार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार्ज फार्मर, यानी बड़े किसान बोलते हैं। 0.83% ही है बस लार्ज फार्मर। यानी कितना जमीन बटता 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 बटता, कितनी अब कितनी जमीन बट चुकी है, यानी अब जमीन ही कम है तो क्या खेती करेगा? यानी स्मॉल फार्मर है।
स्मॉल फार्मर है भाई, मार्जिनल फार्मर है। क्या सोचेगा? क्या नए ये इम्प्लीमेंट लाने की सोचेगा? क्या नए ट्रैक्टर लाने की सोचेगा भाई? सोचता है भाई बेच देते हैं अपना रूरल। अर्बनाइजेशन हो रहा है आजकल। अर्बनाइजेशन क्या, रूरल एरिया से लोग कहाँ जा रहे हैं अर्बन एरिया में, भाई नौकरी मिल जाए बस। नौकरी मिलने गई, नौकरी मिल गई तो भाई ठीक है, अपना खेती छोड़ेगा। अगर किसान अगर खेती छोड़ना इसी तरीके से शुरू कर दिया ना, वो तो किसान ही हमारे जो जीवन हमें दे रहा है। अगर किसानों ने, सभी किसानों ने ऐसे सोचा ना भाई खेती छोड़ो 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 छोड़ो, तो आधी से ज्यादा जनसंख्या भूखी मर जाएगी। समझ में आई? यही बात है। तो ये बात है, तो हमें फार्मर्स की हेल्प करनी चाहिए और जितना हमें हो सके उतनी उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है भाई? तो डाइवर्सिफाइड जमीन भूमि बट रही है, जमीन जमीन भूमि बट रही है, तो इनका तथ्य या इनका सोचने का क्षमता, जो ये सोच रहे कि हम क्या कर दें, अर्बनाइजेशन कर दें, मगर ऐसा इससे काम नहीं चलेगा भाई। ठीक है? तो नई नई स्कीम्स कर रही है गवर्नमेंट, नई नई स्कीम्स ला रही है, किसको? स्मॉल लैंड होल्डिंग को। भाई स्मॉल लैंड होल्डिंग की इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। अगर जो आपके पास कम जमीन भी है ना, कम जमीन भी है ना, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? आप हाई यील्डिंग वैरायटीज लगाइए, वैरायटीज अच्छी लगाइए, बढ़िया से वैरायटी लगाइए, एफिशिएंसी यूज करिए, आपका प्रिसीजन फार्मिंग करिए, बहुत अच्छे से जो चीज आपको बोली गई है साइंटिफिक वे में तरीके से आप खेती कीजिए। इस तरीके से आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब किले की प्रोडक्शन बढ़िया करनी। ठीक है? वो होती है प्रोडक्टिविटी। इस तरीके से आप खेत को, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। समझ में आई इतनी बात? ये दूसरा पॉइंट था क्या? पहला रेनफेड एग्रीकल्चर है, अगली क्या है? स्मॉल लैंड होल्डिंग होगी, अगली क्या है? राइजिंग इनपुट कॉस्ट। अब इनपुट कॉस्ट क्या होती है भाई? जो इसका फर्टिलाइजर का रेट है, जो सीड का रेट है, वो डे हर बार क्या बढ़ता ही जा रहा है। अगर जो इनपुट कॉस्ट ही बढ़ती जा रही है तो क्या फार्मर क्या खेती करेगा भाई? इनपुट कॉस्ट ही बढ़ रही है। अब आउटपुट क्या निकलेगा भाई? वो पहले ही एक उसको 50,000 रुपये लगाने हैं भाई। अब 50,000 रुपये अगर वो लगाने हैं भाई उसको, तो इनपुट कॉस्ट अब वो बढ़ती जा रही है हर बार। सीड का पैसा बढ़ रहा है, सीड खरीदने का पैसा बढ़ रहा है, तो कहाँ से लाएगा वो पैसे? क्या तो उसकी आउटपुट होगी। तो इसमें भी गवर्नमेंट कहीं कहीं जगह सब्सिडी दे रही है, अब चलो ठीक है, कहीं कहीं ट्रायल लगा के सर्टिफाइड सीड भी बांट रही है, मगर इससे भी काम नहीं चलेगा। ठीक है? तो राइजिंग इन इनपुट कॉस्ट अलग मेजर कारण होता है किसका? फार्मर का, जिसकी फार्मर की क्या हो रही है? इनकम को कम हो रही है। और इसमें अभी आप कुछ भी करके, मतलब कि कुछ उनमें इनपुट कॉस्ट को कम करके या सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करके इनको क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं, उनकी आय को दुगुना कर सकते हैं। अगली क्या है? मैकेनिकल पावर। भाई मशीनरीज नहीं है अच्छी सी, मशीनरीज। भाई खेती मशीनरी के बिना कुछ हो पाएगी क्या? क्या मशीनरी के बिना खेती हो पाएगी? क्या आप नाखूनों से, अपने नाखूनों से प्लोइंग कर दोगे क्या? क्या इस छिंटा मार मार के आप कभी भी पानी लगा दोगे क्या इस पूरी जमीन के अंदर? नहीं लगा सकते ना। मशीनरी इज द मेन पावर। पावर जो क्या है? मशीन। अगर मशीनरी नहीं है, हम आज के टाइम पे एग्रीकल्चर बिना मशीनरी के संभव है ही नहीं, हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती भाई? क्योंकि मशीनरी है सबसे पावर, ज्यादा पावर किया है। अरे भारी भारी मशीन। अब वेल डेवलप्ड मशीन नहीं है इंडिया के अंदर। जो बाहर के विदेशों में यूज करना छोड़ देते हैं ना, जब इंडिया के अंदर मशीन आती है भाई, जब इंडिया के अंदर मशीन आती है। अब देखिए भाई, मशीनरी आ गई। अब मशीन के अंदर, मैकेनिकल पावर्स के अंदर आप नई नई टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं भाई। अब अपने यहाँ पे तो छोटे किसान है, स्माम यानी छोटे किसान है, हमारे छोटे छोटे किसान है। तो ज्यादातर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, बड़ी बड़ी एक किले के लिए बड़ी बड़ी मशीन कैसे खरीदेगा? लाखों लाखों की नहीं खरीद सकता। तो गवर्नमेंट एक क्या करे, सीएससी बना रही है। सीएससी, कस्टम हायरिंग सेंटर। कस्टम हायरिंग सेंटर ये क्या होती है? 5 किलोमीटर एरिया के अंदर आप यहाँ पे कस्टम हायरिंग सेंटर से कांटेक्ट करो और किराए पे मशीन लीजिए। किराए पे मशीन करके यूज करके आप वापस भेज दीजिए। ठीक है? किराए पे मशीन, इसको बोलते हैं कस्टम हायरिंग। या स्माम आ रही है स्कीम, स्माम, एक स्माम नाम की। ठीक है? मैकेनिकल एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन ये स्कीम है। इसके अंदर क्या होता है भाई? इसके अंदर सब्सिडी दी जा रही है बहुत ज्यादा फार्मर्स को, कि आप सब्सिडी लीजिए 50% की, 90-90% की सब्सिडी। यानी आप सिर्फ अगर 1 लाख की मशीन है तो आप सिर्फ 10,000 दीजिए, 90,000 गवर्नमेंट देगी। तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या कर रही है भाई गवर्नमेंट? मैकेनाइजेशन पावर को भी बढ़ा रही है। कोई दिक्कत नहीं, हम मानते हैं भाई बढ़ा भी रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दोनों तथ्य लेके चल रहा हूँ आपके, क्यों हो रहा है, फार्मर की कंडीशन खराब क्यों हो रही है, किस तरीके से ठीक होती जा रही है, किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना भाई? समझ आ रहा है सभी को? चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेप्थ ट्रैप। इन डेप्थ यानी कर्ज में फंस जाता है किसान। कर्ज में फंस जाता है भाई, क्योंकि जो किसान होता है ना, किसान क्या करता है भाई? जो कर्ज लेता है ना, लोकल मनी लेंडर से ले लेता है भाई, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लेता है भाई पैसा। अब वो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगा जाएगा, वो उसको कर्ज में दबा देगा फार्मर्स को। और फिर वो एक
मेजर स्टेप उठा लेता है किसान। मगर सोचता है किसान भाई मैं मेजर स्टेप उठा लूँगा, जिसको सुसाइड बोलते हैं, इससे कर्ज मुक्त हो जाऊँगा मैं, नहीं होता है। आने वाली पीढ़ी जो होती है उनको कर्ज देना पड़ता है। ठीक है ना? तो जो मिडल मैन होते हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही है भई, केसीसी ले आई इसके बदले। क्या ले आई भई? केसीसी। इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट किसान एक है था किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या ले रही है गवर्नमेंट? क्या दे रही है? लोन दे रही है किसको? फार्मर्स को। आप लोन लीजिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर टाइम पे पेमेंट कर दोगे 3 की छूट और मिल जाएगी, 4% देना है सिर्फ आपको। बस लोन ले लीजिए। अगर जो 1 लाख रुपए चाहिए आपको, 1 लाख रुपए चाहिए, तो कितने देने पड़ेंगे? 1,04,000 रुपए दो बस। 4,000 का है बस। बताओ क्या कुछ ज़्यादा है 4,000 रुपए देने? कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है भई? फार्मर्स को बढ़ावा दे रही है क्या? केसीसी यानी डेप्थ में नहीं, ठीक है? मिडल में ये तो भाई बड़े-बड़े ज़मींदारों से पैसे ले लेगा, वो ज़मींदार क्या करेगा उसको ब्याज पे ब्याज, क्योंकि फार्मर क्या इलिटरेट है बेचारे, पढ़ा-लिखे तो है नहीं। पढ़े लिखे होते तो क्या इनसे यहाँ जाते, केसीसी पे जाते सीधा, ठीक है ना? एमएसपी, जो एमएसपी देखो किसान सोच के लगाता है भई एमएसपी मिलेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है भाई? वो एक मिनिमम प्राइस जिस पर क्या होता है भाई कि फार्मर को इतना तो मिलेगा ही मिलेगा अगर वो खेती कर रही है, ये वाली फसल। और ये कब डिसाइड होता है? सोइंग से पहले डिसाइड हो जाता है भाई, सोइंग से पहले। भाई सोइंग से पहले यानी बुआई से पहले डिसाइड हो जाएगा भाई एमएसपी इतना मिलेगा, एनएसपी इस फसल पे इतना मिलेगा, आप ये लगाइए। उस हिसाब से फिर किसान लगाता है। जब किसान लगा लेता है उसकी प्रोडक्शन हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है प्रोडक्शन, ला भाई एमएसपी ले लो, कुछ नहीं। माना जाता है भाई 6% लोगों को एमएसपी मिलता है। सिर्फ 6% किसान को एमएसपी मिलता है, बाकी को मिलता नहीं है। बाकी जो मिडल मैन है ये फ़ायदा उठा देते हैं भाई। कम रेट पे ले लेते हैं, फिर ज़्यादा रेट में बेच देते हैं। तो एमएसपी का डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है ना? एमएसपी बहुत ज़रूरी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपकी, ठीक है ना? तो इसमें 3 फार्म बिल भी लाई थी गवर्नमेंट, उस पे अलग चैप्टर बनाऊँगा, उस पे अलग टॉपिक बना। अगला कैटेगरीज़ इन सोइल प्रोडक्टिविटी, यानी जो इंडिया की जो सोइल है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होती जा रही है, यानी उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज़ क्यों होती जा रही है? केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर के बार-बार। केमिकल फर्टिलाइज़र को इतना यूज़ कर लिया कि सोइल की फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी दोनों कम होती जा रही है। फर्टिलिटी क्या होती है? वो क्षमता, यानी इनहेरेंट कैपेसिटी होती है ज़मीन की जो न्यूट्रिएंट्स दे किसी प्लांट को। एक सोइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? कितनी ताकत से वो दे सकती है, कितनी ताकत, कितना न्यूट्रिएंट्स वो दे सकते हैं, उसको बोलते हैं सोइल प्रोडक्टिविटी। दोनों ही चीज़ कम होती जा रही है। तो किसान क्या करे भाई, थोड़ा-थोड़ा हमेशा केमिकल फर्टिलाइज़र पे ना डिपेंड रह के, कुछ-कुछ वो क्या भी करे भाई, कुछ-कुछ हिस्से में आपका क्या भी करे भाई, ऑर्गेनिक खेती भी करे थोड़ा-सा, ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक मैन्योर भी यूज़ करे। सारा डिपेंड केमिकल पे ना करे। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर के उसकी फर्टिलिटी खराब हो रही है। आगे समय के लिए, आगे के लिए आगे ज वाली जनरेशन के लिए उसकी फर्टिलिटी खराब हो रही है। वहाँ से बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, बंजर हो जाएगी भूमि। फिर वहाँ खेती कर ही नहीं सकते आप। ठीक है? तो ये कारण भी है अपना फार्मर का आय कम होने का। अगला क्या है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट में, वातावरण में चेंज हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज में यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है। जो फसल है, जिस टाइम बारिश आनी चाहिए उस टाइम बारिश नहीं आ रही, जिस टाइम बारिश आनी नहीं चाहिए उस टाइम बारिश आ रही है। बताओ कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ये क्यों आ रहा है? क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है भई? ये वेदर अच्छे से नहीं आ पाता, वेदरिंग अच्छे से नहीं हो पाती, बारिश अच्छे से नहीं आ पाती। कभी ज़्यादा आ गई, कभी कम आ गई। जब बारिश ज़्यादा चाहिए तो कम आ रही है, कम चाहिए तो ज़्यादा आ रही है। ये क्या है? क्लाइमेट चेंज। ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के कारण, ह्यूमन के कारण हो रहा है ये आपका। ये ऑटोमोबाइल्स वगैरह ये चीज़ें यूज़ करके ज़्यादा-ज़्यादा, तो केमिकल चेंज और ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा। तो इस क्लाइमेट चेंज को ठीक होने के लिए अपनी जी20 समिट है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए अभी 9, 10, 11 तारीख को जी20 समिट है, उस पे बात होएगी। ठीक है ना? तो क्लाइमेट चेंज भी एक कारण है क्या? खेती का। ठीक है? चलिए भाई, अगला देखिए। पीर प्रेशर, फार्मर को और क्या पीर प्रेशर भी रहता है। पीर प्रेशर यानी घर का प्रेशर रहता है भाई। घर के प्रेशर, घर की चिंता, ये भी रहता है भाई प्रेशर, ये भी प्रेशर होता है एक फार्मर्स का। कि इस प्रेशर में भी भई बेटी को स्कूल में पढ़ाना है, बेटे को स्कूल में पढ़ाना है, या फीस देनी है, या कपड़े लाने हैं, या कुछ भी, या ये खाना लाना है, ये सब समस्या रहती है। तो एक ये भी प्रेशर रहता है किसको? फार्मर को। इसके से भी इसकी जो खेती की एफिशिएंसी वो कम हो जाती है। ठीक है ना? आगे क्या है? अनअवेलेबिलिटी ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी कुछ हद तक आप ला भी देते हैं, कुछ जो हाई यील्डिंग वैरायटी, जो इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ वो नहीं आ पाती है इंडिया के अंदर। वो जब आती है जब बाहरी जो अब्रॉड कंट्री होती है, जो विदेश कंट्री होती है, वो क्या कर देते हैं उसको उसको रिजेक्ट कर देते हैं, या उसको यूज़ करना कम कर देते हैं जब उसके बाद होता है। ठीक है भाई? एक दूसरी बात और है, मैंने बताया जो फार्मर का जो नेचर है ना, वो ऑर्थोडॉक्स नेचर का है। ऑर्थोडॉक्स नेचर यानी कि जो ट्रेडिशनल खेती करता आ रहा है ना, वो भी चेंज नहीं करना चाहता। यानी वो सोचता है भाई देखो फार्मर को भाई फार्मर भी सही है, क्योंकि फार्मर सोचता है अगर मैं चेंज कर दूँ खेती करने के तरीके को,
तो क्या पता मेरी 1 साल उपज ना 1 साल उपज नहीं आएगा तो उसका सारा आगे का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इस वजह से ऑर्थोडॉक्स नेचर रहता है भाई, कि जो मेरे पूर्वज करते आ रहे हैं मैं तो उसी तरीके से करूँगा। दादा ने करी थी, पापा ये करेगा, पापा ये तो आगे ये ट्रांसफर हुई, तो इस तरीके से खेती करते आ रहे हैं। समझ में आई बात? तो ऑर्थोडॉक्स नेचर भी है, इलिटरेट है अपना फार्मर्स, ठीक है? जहाँ पावर होनी चाहिए बोलने की, वहाँ पर बार्गेनिंग पावर नहीं है फार्मर के पास। एमएसपी भाई, एमएसपी इतना मिलना चाहिए, बार्गेनिंग पावर नहीं मिल पाती है फार्मर को, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप अनअवेलेबिलिटी हाइल्डिंग वैराइटीज़ आपके अच्छे से नहीं मिल पाती है, इस वजह से भी फार्मर समस्या में फार्मर की कंडीशन बिल्कुल हो रही है। ऑर्थोडॉक्स नेचर मैंने बताया अभी, ऑर्थोडॉक्स यानी पुराना सोच का है, नहीं चेंज करना चाहता, ठीक है? तो नए-नए कैंपेन लगाओ, नए-नए टेक्नोलॉजी दो फार्मर्स को, उनको रिजल्ट डेमोंस्ट्रेशन दो, उसको मेथड डेमोंस्ट्रेशन दो, उसको स्किल डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाओ, तब जाके फार्मर को विश्वास होता है, ठीक है ना? अगर इलिटरेसी यानी फार्मर्स को थोड़े-थोड़े कैंप लगा के बताओ, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, केवीके के द्वारा कैंप लगा के फार्मर्स को बताओ, कि इस तरीके से फार्मर्स को आप ऐसे-ऐसे कर सकते हो, तो इस तरीके से हो सकता है। आप उनको सब्सिडी दीजिए, आप उनको सर्टिफाइड सीड प्रोवाइड कराइए, ठीक है ना? तो इस तरीके से फार्मर्स की क्या होती है कंडीशन को हम ठीक कर सकते हैं, उनकी उनकी आजीविका को जीने का जो साधन है, उनको ठीक कर सकते हैं, उनकी लिवलीहुड कंडीशन को बेटर कर सकते हैं। हमारे ऊपर भी बात है, ठीक है? गवर्नमेंट के ऊपर बात है सारी, ठीक है? गवर्नमेंट कर सकती है ये सारे काम, ठीक है? अगली क्या इरिगेशन प्रॉब्लम मैंने बता ही दिया इरिगेशन प्रॉब्लम क्या भाई? इरिगेशन प्रॉब्लम क्या भाई? इरिगेशन क्या भाई? सिंचाई नहीं मिल पा रही है यानी कई बार बारिश अच्छे से नहीं आ पाती क्योंकि रेनफेड है। बारिश अच्छे से नहीं आएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो क्या? खेल खत्म। तो ये इतनी सारी बातें बताई मैंने किस बारे में कि फार्मर्स की कंडीशन किस तरीके से क्यों डेलिब्रेट होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी फार्मर की कंडीशन क्यों इतना फार्मर इतना हमें फूड सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करता है मगर क्या-क्या समस्याओं का झेलता है वो, किन-किन समस्या को झेलता है। फिर भी खेती करता है वो, फिर भी खेती करता है, फिर भी खेती करना नहीं छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि फार्मर को ये पता है भई, अगर मैं ज़िंदा हूँ, अगर फार्मर के माइंड में ये रहता है, अगर मैं ज़िंदा हूँ, तो मेरा देश ज़िंदा रहेगा। मैं ज़िंदा हूँ, तो मेरा देश ज़िंदा रहेगा। अगर मैंने खेती करनी छोड़ दी, तो मेरा देश भूखा मर जाएगा। तो फार्मर अपने अपने से ज़्यादा हमारे देश की चिंता करता है, हमारी मातृभूमि की चिंता करता है, फार्मर, ठीक है? सेल्फिश नहीं है फार्मर, समझे? मैं नमन करता हूँ उस फार्मर्स को, मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ उन फार्मर्स को जो हमें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं या जो हमें भरपूर अन्न देते हैं, जो हमें खाना देते हैं और हमारी आजीविका को जो हमारे सस्टेन है, जो हमारे जीवन को सस्टेन कर रहा है जो खाना, वो हमें देते हैं, वो प्रोडक्ट हमें देते हैं। फार्मर फार्मर के बिना हम कुछ है? कुछ भी नहीं है हम फार्मर्स, कुछ भी नहीं है। तो इसी संदर्भ में मैंने आपको एक समस्या तो बता दी मैंने क्या-क्या समस्या थी। मैंने आपको खुल के इनका निवारण नहीं बताया। तो निवारण जो होगा, जो स्कीम्स जो होती हैं, कौन-कौन सी स्कीम्स क्या-क्या काम करती है, वो मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊँगा। ठीक है ना? तो ये बात थी हमारी फार्मर्स की कंडीशन, किस तरीके से फार्मर्स की कंडीशन हो रही है, किस तरीके से फार्मर्स क्या कर रहा है, किस तरीके से फार्मर्स खेती कर रहा है भाई, ठीक है? ऑर्थोडॉक्स नेचर से खेती कर रहा है। फर्टिलाइज़र्स की सब्सिडी है, फर्टिलाइज़र की चलो सब्सिडी तो है, मिल रही है, ये अच्छी बात है फार्मर्स को। ठीक है, बाकी बातें आप बाद में करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है? आई होप कि आप सभी को ये थोड़ी-सी बातें थोड़ा बहुत पता लगा होगा भाई। एक-एक पॉइंट इनका 600 वर्ड के अंदर 600 वर्ड के अंदर मेरे को ये ऐसे लिख के भेजिए, 600 वर्ड्स के अंदर ये ऐसे लिख कर मुझे भेजिए, फिर मैं देखता हूँ आपका किस तरीके से आपने लिखा है ये ऐसे, ठीक है भाई? मैंने तो सिर्फ बताया है नॉर्मली आप अपने दिमाग से सोच के खुद खुद भी अपने पॉइंट बना सकते हो इसमें और कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? और कुछ भी ऐड करके कर सकते हो, ठीक है? और मुझे बता देना, ठीक है? भेज देना, ठीक है भाई? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर आपसे मैं ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसी इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके? ठीक है? आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय-बाय, सी यू और सायोनारा।